नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की क्लास में मैं आपको काउंसलिंग साइकोलॉजी से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ाने वाला हूं। उस टॉपिक का नाम है मैरिज काउंसलिंग, यानी कि वैवाहिक परामर्श क्या होता है। तो वैवाहिक परामर्श के बारे में A to Z सभी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ आप लोगों को। इसलिए आप सभी लोग को वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा और चैनल में सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। देखिए, ये वीडियो केवल BS 6 सेमेस्टर वाले बच्चे या ऐसे बच्चे जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं उन्हीं के लिए नहीं है, बल्कि ये सभी लोग जो साइकोलॉजी पढ़ते हो चाहे नहीं पढ़ते हो उनके लिए, क्योंकि वैवाहिक परामर्श है और विवाह जानते हैं हमारे समाज में क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। लेकिन विवाह आज का जो रहन सहन हो गया, लिविंग स्टाइल हो गया, लिविंग स्टैंडर्ड हो गया है कि पति पत्नी में अक्सर जो है कई प्रकार की समस्याएं आती है। ठीक है, तो उन समस्याओं को यदि समय पे दूर न किया जाए तो प्रॉब्लम तलाक तक बढ़ जाता है, या कभी कभी दोनों में से एक पक्ष जो है सुसाइड तक भी कर लेता है। तो ये सभी व्यक्तियों के लिए, सभी चाहे वो माता पिता हों, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे जिनकी शादी होने वाली, सबके लिए भी ये महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। इसलिए आप जो है इत्मीनान से डिटेल में समझिए कि वैवाहिक परामर्श क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, और इससे क्या है, किस तरह से आपकी समस्याओं का समाधान एक मैरिज काउंसलर करता है। देखिए, सबसे पहले आप इसका परिचय हम समझते हैं कि वैवाहिक परामर्श होता क्या है। तो देखिए, वैवाहिक परामर्श एक पेशेवर परामर्श प्रक्रिया है। ये पेशेवर इसलिए कहा गया है क्योंकि जो वैवाहिक परामर्श है उसमें क्या है, एक जो प्रोफेशनल होते हैं, जो ट्रेंड होते हैं मैरिज काउंसलर, उनके माध्यम से ही क्या है काउंसलिंग की जाती है किसी भी कपल के, जिसके माध्यम से पति पत्नी को उनके वैवाहिक जीवन की समस्याओं को समझने, एक हल करने तथा स्वस्थ, संतुलित एवं संतोषजनक वैवाहिक संबंध विकसित करने में सहायता दी जाती है। देखिए, ये कह रहा है कि जो वैवाहिक परामर्श होता है वह एक क्या है, वह एक पेशेवर परामर्श प्रक्रिया होता है। ठीक है, पेशेवर मतलब क्या होता है कि जो मैरिज काउंसलिंग होता है वो एक्सपर्ट और ट्रेंड मैरिज काउंसलर के द्वारा दिया जाता है। यह केवल सामान्य सलाह नहीं होता है, बल्कि वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं मनोवैज्ञानिक के जो नियम हैं उन पर आधारित होते हैं। और इनके माध्यम से क्या है, पति पत्नी के बीच जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है उनके वैवाहिक जीवन से संबंधित, उस समस्याओं को समझा जाए और समझ के उसका जो है वो लोग स्वयं हल कर सके। इसमें क्या है, एक मैरिज काउंसलर उसकी मदद करता है। और हल इसलिए करना जरूरी है क्योंकि इससे क्या है, वो एक स्वस्थ, संतुलित एवं संतोषजनक वैवाहिक जीवन विकसित करने में उनकी हेल्प हो सके। तो ये होता है मैरिज काउंसलिंग। अब डेफिनेशन के बारे में बात करूं तो मैरिज काउंसलिंग वह वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है। यह मैरिज काउंसलिंग वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित प्रक्रिया इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मैंने अपने शुरू में बताया कि यह इसमें जो एक मैरिज काउंसलर होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, ट्रेंड होते हैं। ठीक है, और वो जब अपने क्लाइंट की काउंसलिंग करते हैं, यानी कि किसी कपल की काउंसलिंग करते हैं, तो वो विज्ञान के सिद्धांतों, नियमों या मनोवैज्ञानिक के तौर तरीकों के माध्यम से ही करते हैं, जिसके माध्यम से दंपत्ति को प्रभावी संचार, ठीक है, उनके बीच जो कम्युनिकेशन गैप की समस्या हो गई। आजकल देखा गया है कि पति पत्नी के बीच इफेक्टिव कम्युनिकेशन न होने के कारण ही क्या है, कई समस्याएं जन्म होती हैं और समस्याएं क्या है अपने अंतिम चरण तक पहुंच जाती है। विश्वास, ये भी ट्रस्ट के इशू होता है। अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे की समझना और एक दूसरे का सहयोग बढ़ाने तथा तय मतभेदों का, जो मतभेद हो रहे हैं उसका समाधान करने में जो है मैरिज काउंसलर एक सहायता करता है। ठीक है, ताकि वह एक सुखी और संतुलित वैवाहिक जीवन जी सके। अगर आप जो है कचहरी कोर्ट में आप जब जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो इस विषय में केसेस आ रही हैं, 2-3 क्षेत्रों से रिलेटेड आ रही है। एक तो क्राइम आप उसमें देखेंगे, मर्डर, रेप, मारपीट, गाली गलौज, एक और एक जो है तलाक का, उसमें जो होता है पति पत्नी के बीच विवाद होते हैं, वहाँ तलाक के लिए अर्जी होती है। तो आज का ऐसा लाइफ स्टाइल लोगों को हो गया, लिविंग स्टैंडर्ड हो गया है, मोबाइल से जो इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं, फिर विदेशी सभ्यता का और वो जो है फॉलोअप भी उनका कर रहे हैं, अनुकरण भी कर रहे हैं, जिसके कारण क्या है, अगर एक व्यक्ति पति पत्नी को कुछ कहे तो वो उससे बर्दाश्त नहीं करती है, उसके अंदर ईगो आ जाता है। और पत्नी पति को कुछ कहे तो वो उसके अंदर, उसके सामने उसका मर्दांगिनी, जो उसका मर्द रूप है वो आड़ आता है। ठीक है, तो इससे जो है कहीं ना कहीं समस्याएं बढ़ती हैं। फिर वो एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, जिससे
क्या है और भी जिस विकराल रूप समस्याएं ले लेती हैं। महिला उत्पीड़न भी इसी बात का गवाही है, और साथ ही साथ जो पुरुष सुसाइड कर रहे हैं वो भी इसी बात का गवाही है। ठीक। और ये इसलिए किया जाता है कि जो समस्याओं की वजह से जो कपल का यानी पति पत्नी का वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हुआ है, उसको सुखी और संतुलित जीवन में बदला जा सके। अब आखिरकार इसकी आवश्यकताएं क्यों पड़ी, क्यों मैरिज काउंसलर की ज़रूरत है एक शादीशुदा पति पत्नी को जिसकी जो है जीवन में कोई समस्याएं हो, चाहे वो किसी भी फील्ड से लेकर। तो देखिए, सबसे पहला है संचार संबंधी समस्याएं। देखिए, जो हमने अभी आपको बताया कि एक सबसे ज़्यादा जो समस्याएं कपल में आता है कि वो बात ही करना बंद करते हैं। देखिए, बात आप करेंगे तो बात से ही क्या है, किसी भी चीज़ों को बैठकर समाधान किया जा सकता है। लेकिन जब आप कम्युनिकेशन गैप करेंगे, आप कहेंगे पहले वो बोलेगा, वो माफ़ी मांगेंगे, वो सॉरी बोलेगा, तो इससे जो है और दूरी बढ़ती जाएगी और ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो इसी चीज़ को पाटने के लिए, जैसे पत्नी कहती है कि इनके पास मेरे लिए समय ही नहीं है, पति कहता है कि मुझे और ढेर सारे काम होता है, मैं नौकरी से आता हूँ, थक जाता हूँ। तो ये कम्युनिकेशन गैप होता है, तो इसको जो है सही करने के लिए मैं एक मैरिज काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है। ये ज़रूरी भी है। और व्यक्ति अगर इन समस्याओं से फंसा है, उसे जब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको श्योरली मैरिज काउंसलर के पास जाना चाहिए। बार बार होने वाले विवाद, ऐसे कई मुद्दे होते हैं जिन पे क्या है, पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होते हैं, और बार बार होते हैं, और विवाद कभी कभी जो है भयानक रूप भी ले लेते हैं। तो ऐसे विवाद, ऐसे टॉपिक जिस पे विवाद बार बार हो रहा है और उससे परेशानी बढ़ जा रही है, आप दोनों लोग समाधान अब नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो है एक दूसरे की बात आप नहीं सुन पा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि तुम अपना कर रही हो, वो कर रहा है तुम अपना कर रही हो, तो आप जाइए मैरिज काउंसलर के पास। वो आपको बताएगा कि क्या सही है, बिना आप दोनों को जज किए, बिना आप दोनों की साइड लिए। ठीक है, वो आपको परफेक्टली बताएगा कि क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक है। वो बाद में आपको बताइए कैसे इसे ठीक किया जा सकता है। विश्वास की कमी, देखिए, एक सबसे ज़्यादा जो इशू आज के वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच हुआ है, वो ट्रस्ट है। न पति का पत्नी पे विश्वास है, न पत्नी का पति पे विश्वास है। ठीक। क्यों? क्योंकि विश्वास न होने के पीछे कई कारण हैं। देखिए, सबसे पहला ये कारण है कि विश्वास तब नहीं होता है पति का पत्नी पे या पत्नी का पति पे, जब क्या है, प्यार सच्चा नहीं होता है। जब प्यार केवल फिजिकल अट्रैक्शन, केवल सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन और केवल जो है पैसे रुपए को देखकर किया गया हो, केवल सुंदरता को, केवल फिजिकल ब्यूटीनेस, केवल सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, इसको देख के किया हो, तो क्या है, वो ट्रस्ट इशूज होता है। और आज का जो ये समाज ऐसा हो गया है, मोबाइल के माध्यम से जो चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो पिक्चर बन रही है, बॉलीवुड वाले बना रहे हैं, और जो विदेशी सभ्यता का हम अनुकरण कर रहे हैं, तो वो भी चीज़ें प्रभावित करती हैं। जो समाज में अक्सर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है, जिससे भी क्या है, ट्रस्ट इशू क्या है, कम होता है। तो इस ट्रस्ट इशू आखिरकार कम क्यों है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा ना। तो इस कारण को अगर पति पत्नी नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप मैरिज काउंसलर के सामने बैठिए, अब बैठ के बात करिए, वो आपको जो है अच्छे से बता देंगे। और फिर जो है जिस कारण से विश्वास कमी हो रही है, वो दूर हो जाएगा। समायोजन की कठिनाइयाँ, एडजस्टमेंट की सबसे बड़ी दिक्कत होता है। कभी कभी क्या होता है कि अरेंज मैरिज में ये दिक्कत होता है, या लव मैरिज भी हो तो उसमें भी ये दिक्कत होता है कि कभी कभी पहले शुरुआत में बहुत प्यार होता है, फिर बाद में विचारों का न मिलना, या तो फिर जैसे किसी पत्नी को पति चाहिए वैसा पति नहीं मिल पाता, जैसे किसी पति को पत्नी चाहिए वैसा उसको पति नहीं मिल पाता। तो क्या होता है कि वो लोग डेली के लाइफ में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। मैरिज, अब कोई लड़की शादी करने के पहले ये सोचती है कि मैं अपने पति के साथ यहाँ घूमने जाऊँगा, मैं अपने पति के साथ यहाँ घूमने जाऊँगी, मैं इस होटल में रहूँगी, मैं वहाँ पे रहूँगी, मैं ऐसे। और कोई पति सोचे कि मेरी पत्नी मेरे साथ ऐसे रहेगी, इस हिसाब से उसका व्यवहार रहेगा, मेरे माँ के साथ ऐसे रहेगी, मेरे परिवार के साथ ऐसे रहेगी। तो उसमें जो है दिक्कत अगर होती है, तो फिर समायोजन गड़बड़ा जाता है। तो इस समायोजन को ठीक करने के लिए एक मैरिज काउंसलर की बहुत ज़रूरत होती है। अब बच्चों के पालन पोषण से जुड़ी समस्याएं भी होती है। देखिए, गांव में तो माँ अधिकतर देखा गया कि माएँ रहती हैं, तो परिवार जो है संयुक्त होता है, तो पालन पोषण अच्छे से होता है। लेकिन शहरों में, मेट्रो सिटी में देखा जाए कि तो पति भी काम करती है, पत्नी भी काम करती है। तो यहाँ बच्चों के पालन पोषण से संबंधित जो दिक्कत आती है, तो उससे उसको लेकर बहुत विवाद होता है। ठीक है। तो इस विवाद
को सुलझाने के लिए आपको मैरिज काउंसलर के पास जाना होगा। भावनात्मक दूरी और तनाव, ठीक है, इमोशनली हम एक दूसरे से डिटैचमेंट होता जा रहा है, ठीक है, इमोशनली अटैचमेंट ख़त्म होता जा रहा है। जैसे जैसे आदमी जो है आधुनिक दौर के चीज़ों में लपेटा जा रहा है, वैसे उसका एक दूसरे से इमोशनली जो लगाव है, भावनात्मक संबंध ख़त्म होता जा रहा है, ठीक है, चाहे वो पति पत्नी को, चाहे किसी को। यहाँ पे मेनली मैं पति पत्नी का भी ही बात कर रहा हूँ कि यदि शुरुआत में शादी ब्याह हुआ है तो उस समय जो है फिज़िकल जो फिज़िकल क्लोजनेस ज़्यादा रहेगा इसके अपेक्षा की इमोशनल। लेकिन ये इमोशनल दूरी जो अगर रहेगा तो ये समस्या उत्पन्न करेगा, इसकी वजह से आप तनाव होगा। आप सोचेंगे कि मैं बस इसीलिए हूँ, या पति भी सोचेगा मैं इसीलिए हूँ, मेरे लिए ये इसे करे, ये मेरे बर्थडे पे ये करे, मेरे उस पे ये करे। तो इससे क्या है, दिक्कत होती है, स्ट्रेस होता है और एक दूसरे से इमोशनली लोग कट जाते हैं, जिससे क्या है बात यहाँ तक आ जाती है कि तलाक की नौबत आ जाती है। तो इन सभी कारणों की वजह से मैं एक मैरिज काउंसलर की ज़रूरत सभी कपल को पड़ती है। और हर कपल को मैं ये सलाह देता हूँ कि यदि कोई समस्याएं ऐसी है जिससे आप लोग बैठ के बात करके नहीं सुलझा पा रहे हैं, आपको समझने और उसके वजह से आपका लाइफ डिस्टर्ब होता जा रहा है, आपको ये लग रहा है कि अब आपके जो है रिश्ते ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकते, तो 1-2 सेशन आप जाके मैरिज काउंसलर के पास बैठिए। क्योंकि शादी एक पवित्र बंधन होता है, जिसे जो है ऐसे ही एक कागज़ के टुकड़े के माध्यम से ख़त्म नहीं कर देना चाहिए। क्योंकि हम लोग की भारतीय संस्कृति है जहाँ पे 7 जन्मों तक जीने मरने का कसम लोग खाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन बातों को ध्यान रखते हुए आपको मैरिज काउंसलर के पास जाना चाहिए। हालाँकि शहरों में लोग जा रहे हैं, लेकिन गाँव में जो है अभी भी जागरूकता नहीं है। लोग इसको जो है जिसे बहुत हल्के समझते हैं। अभी शरीर में कोई रोग हो जाए तो आप तुरंत डॉक्टर के पास पहुँच जाएँगे, दवाई ले लेंगे। लेकिन कोई मानसिक समस्या अगर बच्चे को है, आपको है, उसमें उलझी हुई है, परेशान है, नहीं समझ पा रहा है, नहीं कोई सुलझा पा रहा है, तो आप नहीं जाएँगे, क्योंकि वो चीज़ आपको फालतू लगेगा। यही आपको जो है गर्त में ढकेल देता है। अब हम बात करेंगे कि मैरिज काउंसलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उद्देश्य, यानी कि किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मैरिज काउंसलिंग होता है मैरिज काउंसलिंग द्वारा। तो सबसे पहला जो मैरिज काउंसलर का उद्देश्य होता है, बेहतर संबंध विकसित करना, पति पत्नी में जो है बेटर रिलेशनशिप डेवलप करना, ये संबंध होता है। चाहे उनमें जो भी समस्याएं हों मैरिज से जुड़ी, उसको सुलझा के उनको जो है एक स्वस्थ और संतुलित वैवाहिक जीवन उनके अंदर विकसित करना। दूसरा है विश्वास और सम्मान बनाना। देखिए, पति पत्नी कपल को ये बताना कि आप एक दूसरे पर ट्रस्ट कीजिए। अगर ट्रस्ट किन्हीं कारण से बिगड़ा है तो उसे आप जो लोग बैठ के सॉर्ट आउट कर दीजिए। और आप अगर पत्नी आपको रिस्पेक्ट दे रही है तो आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप उसे रिस्पेक्ट दें। जितना आपको रिस्पेक्ट की ज़रूरत है उतना पत्नी को भी रिस्पेक्ट की ज़रूरत है। तो इन बातों को जो है ख्याल रखिए। और एक मैरिज काउंसलर की भी हमेशा यही चीज़ें होती है कि ये चीज़ें जो है एक कपल को अच्छे से सिखा पाए, बता पाए। मतभेदों का समाधान करना, एक मैरिज काउंसलर जो है, जो मतभेद हो गया है, विचारों का भेद हो गया है किसके बीच, कपल के बीच, उसका समाधान निकालने की कोशिश करता है उन्हीं के माध्यम से। फिर भावनात्मक सहयोग बनाए, एक दूसरे को क्या है इमोशनली रूप से जो वो डिटैचमेंट हो गए हैं उनको जो है इमोशनली रूप से अटैच करना। और क्या है, वैवाहिक संतुष्टि बढ़ाना, ठीक है, यानी कि उसके वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं उन समस्याओं को हल करके एक स्वस्थ, संतुलित और संतुष्ट जो है उनका वैवाहिक जीवन बनाने का उद्देश्य होता है। परिवार को स्वस्थ बनाना, परिवार को स्वस्थ बनाना मतलब शारीरिक रूप से परिवार को स्वस्थ नहीं बनाना है, बल्कि परिवार को क्या है मानसिक रूप से, यानी कि परिवार में लोग जितने भी सदस्य हैं तो ये रहे कि हाँ, परिवार में लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, स्वार्थ की वजह से नहीं, भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। एक जैसे पति पत्नी को लगे कि हाँ, ये हमारा पति है, हम इससे केवल जो है इसलिए नहीं जुड़े हैं, बल्कि इससे हमारा एक भावनात्मक लगाव है, जिसे हम कहते हैं ट्रू लव। एक और ये आज की दुनिया में होना बहुत ही इम्पॉसिबल है। आइए हम बात कर लेते हैं कि अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती है। कि क्लाइंट सेंटर जो आपका मैरिज काउंसलिंग है, वैवाहिक परामर्श की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहला जो होता है कि जो मैरिज काउंसलिंग यानी कि वैवाहिक परामर्श होता है, उसका एक ही उद्देश्य नहीं होता है कि केवल समस्या का समाधान करना जाए, बल्कि वो ये चाहता है कि वैज्ञानिक तरीक़ों से, मनोवैज्ञानिक तकनीकों से उनके जीवन को संतुलित, स्वस्थ और जो है एक कुशल जीवन बनाया जा सके। सबसे पहला है क्लाइंट कपल सेंटर। जो
मैरिज काउंसलिंग होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि मैरिज काउंसलिंग यानी कि शादी, विवाह में कौन होंगे, पति पत्नी, जिसको हम कपल कहेंगे। तो ये जो काउंसलिंग सेशन होता है वो क्या है, कपल सेंटर्ड होता है, यानी कि पति पत्नी उसके केंद्र में होते हैं, काउंसलर केंद्र नहीं होता है। और काउंसलर अपनी बात उनके ऊपर थोपता नहीं है, बल्कि उनकी जो भी समस्याएं हैं उसको समझकर उनके जो है समाधान करने उन्हें योग्य बनाता है। दूसरा क्या है, गोपनीय प्रक्रिया, ये कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस है। देखिए, पति पत्नी के बीच कई ऐसी बातें होती हैं जो क्या है मैरिज काउंसलर से वो शेयर नहीं करना चाहते हैं। उनको डर होता है कि वो कहीं और ने शेयर कर दे, मेरे और परिवार के लोग आए तो। सबसे पहले जो है क्या करता है, इसलिए इसके जब प्रोसेस हम पढ़ेंगे ना, तो सबसे पहले इसमें रिपोर्ट बिल्डिंग किया जाता है। मतलब क्या होता है, कहा जाता है कि आपकी जो बातें हैं आप कहीं शेयर नहीं की जाएगी, एकदम खुल के आप जो है बैठिए, खुल के बात कीजिए, आप एकदम चिंता मत कीजिए, एकदम आराम से बात कीजिए, ठीक है। तो ये है गोपनीय प्रक्रिया, और यह नैतिकता के सिद्धांत में ज़रूरी है, ये इथिक्स है, ये काउंसलिंग इथिक्स है, यानी कि परामर्श की नैतिकता है कि आपको कॉन्फिडेंशियली रखना होगा। तीसरा है प्रोफेशनल गाइडेंस, यह क्या है, एक पेशेवर प्रक्रिया है, पेशेवर मार्गदर्शन है। क्यों पेशेवर, मैंने आपको बताया कि यह केवल एक सामान्य सलाह नहीं होता है, बल्कि इसमें क्या है, जो एक्सपर्ट होते हैं, जो ट्रेंड होते हैं मैरिज काउंसलर, उनके द्वारा जो है वैज्ञानिक तरीक़ों, मनोवैज्ञानिक शोधों के माध्यम से, काउंसलिंग टेक्निक्स के माध्यम से क्लाइंट यानी कि कपल की समस्याओं का समाधान किया जाता है। चौथा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मतलब यह क्या है, साइंटिफिक अप्रोच को अपनाता है। ये नहीं कि कोई हवा, ये बात तुक्का लगाने का काम नहीं करता है। जैसे कोई ज्योतिषी हाथ देखे या कोई ओझा वाला हाथ देखे, ये कहे कि आप 10 मंगलवार ये करिए वो करिए ठीक है, ये नहीं। यह क्या है, एक साइंटिफिक प्रक्रिया होता है, सिस्टमैटिक प्रक्रिया होता है, जो विज्ञान के जो नियम सिद्धांत है, जो मनोविज्ञान के नियम सिद्धांत है, उसको फॉलो अप करता है और उसी के आधार पे चलता है, ठीक है। जैसे ये इसमें जो है, जो काउंसलर होता है वो इंटरव्यूज़ के माध्यम से, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है, जो और टेक्निक है, उनके माध्यम से चीज़ों को जो है आइडेंटिफाई करता है। फिर समस्या समाधान उन्मुख, मतलब क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड। यह जो मैरिज काउंसलर होता है वो एक कपल के वैवाहिक जीवन में जो भी समस्याएं होती है उसका समाधान करना उनका पहला लक्ष्य होता है, क्योंकि समाधान होगा तभी उनका जीवन, जो पटरी से गाड़ी उतर गया है वो फिर पटरी पे आ जाएगा। संबंधों में सुधार लाना, रिलेशनशिप में जो किसी कारणवश से उनकी करवाहट आ गई है, उसको जो है क्या है, मिठास में बदलना, ये जो है मैरिज काउंसलर का उद्देश्य होना चाहिए, और यही मैरिज काउंसलर करता है। उनके संबंधों में जिन कारणों की वजह से क्या है करवाहट आई है, उस कारणों को क्या है दूर करके, या उन कारणों के लिए बता के कि कैसे आप उसको क्या करेंगे उसको ठीक होगा, उससे क्या है उनको जो है संबंधों में सुधार करता है। देयर आर सम मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिज काउंसलिंग। लेट्स मूव फर्दर। अब आगे बात करते हैं, आगे जो है परामर्श की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें। यह एक मैरिज काउंसलर के लिए है, यानी कि जो वैवाहिक परामर्शदाता होता है, यदि उसे अपनी काउंसलिंग जो है सफल करनी है तो उसके लिए कौन सी आवश्यक शर्तें होनी चाहिए, कंडीशन रखा गया है। सबसे पहला धैर्य और संवेदनशीलता। एक मैरिज काउंसलर का एक गुण होना चाहिए कि क्या है, उसे पेशेंस उसके अंदर होना चाहिए, और क्या सेंसिटिवनेस होना चाहिए, यानी कि वो जब भी कोई क्लाइंट अपनी बातों को बताए तो उसे धैर्य के साथ सुनना चाहिए, गंभीरता से सुनना चाहिए, बिना जज किए, बिना कोई नेगेटिव आर्गूमेंट किए, बिना कोई जो है डांट किए, उसे एकदम पैसे इसके साथ उसे सुनना चाहिए, तब जो है परामर्श उसका सफल होगा। दूसरा सकारात्मक वातावरण। पहले एक कपल आपके पास आया, उसके जीवन में ऑलरेडी वैवाहिक समस्याएं चल रही हैं, तो आपके पास आके जो है क्या है, तुरंत वो अपनी चीज़ों का आपको नहीं बताने लगा, बल्कि उसके लिए क्या आपको करना पड़ेगा कि एक ऐसा वातावरण बनाना होगा, एक ऐसा पॉजिटिव माहौल बनाना होगा जिससे वो अपनी बातों को खुल के वो बता सके। तो ये बात ध्यान रखिए। गोपनीयता बनाए रखना, हमने आपको अभी बताया कि आपको ये विश्वास दिलाना होगा कपल को कि आप जो बातें हमको बताएंगे वो कहीं शेयर नहीं की जाएगी। आप एकदम आराम से बैठ के निश्चिंत अपनी समस्याओं के संबंध में बात कर सकते हैं। दोनों पक्षों को समान अवसर देना। अब एक मैरिज काउंसलर के रूप में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि दोनों पक्ष, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, सबको समान अवसर अपनी बात करने के लिए देना। ये नहीं कि आप पुरुष हैं तो महिला का दोष दे, महिला को कम बोलने दे और पुरुष को ज़्यादा बोलने दे, ठीक है। आप महिला हैं तो पुरुष को चुप कर दें, आप महिला को बोलने दो, तो ये नहीं, सबको जो है समान अवसर आपको
देना होगा और सबकी बातें जो है समान रूप से आपको सुनना भी होगा। निष्पक्ष एवं संतुलित दृष्टिकोण, और वही हमने बताया कि आपको जो है बिना किसी पूर्वाग्रह के ग्रसित हुए क्या है उन दोनों लोगों की समस्याओं को सुनना होगा और उसका हल करने का प्रयास भी करना होगा। अब ये इसमें कैसे, यदि आप एक पुरुष है मैरिज काउंसलर के रूप में, तो आप ये नहीं कि आप पुरुषों के साइड में होकर आप महिलाओं को दोष देंगे और कहेंगे कि आप ही सभी कारण की उत्पत्ति है जननी है, और ये नहीं कि आप महिला हैं तो आप पुरुषों की ही गलती मानेंगे, बल्कि जब आप एक प्रोफेशन में हैं तो आप जो है अपने सभी पूर्वाग्रहों को छोड़ के आप एकदम निष्पक्ष दृष्टिकोण अपना के उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे। प्रभावी संचार कौशल का प्रयोग, अब आपको ये भी देखना होगा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल का आपको प्रयोग करने आना चाहिए। अब आपको देखना होगा कि जो सामने जो कपल आया है वो गांव से है, शहर से है, किस लैंग्वेज में वो जो है अच्छे तरीके से मेरे बातों को समझेगा और अपनी बातों को खोल के बताएगा। अब कोई आ गया गांव का कपल आ गया तो आप उसे लगे अंग्रेजी में बात करने लगे, जो है सब साइकोलॉजिकल टर्म में बात करें तो नहीं समझ पाएगा। तो आपको ये मैरिज काउंसलर के पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन जरूर होना चाहिए, तभी जो है उसके काउंसलिंग सेशन सफल हो सकती है। तो देयर आर सम मेजर पॉइंट दैट इज मैंडेटरी फॉर सक्सेसफुल टू काउंसलिंग। अब हम बात करेंगे, संक्षेप में बात कर लेते हैं कि मैरिज काउंसलिंग क्या होता है, फिर हम वैवाहिक परामर्श की जो प्रक्रिया होती है उसके विषय में बात करते हैं। देखिए, मैरिज काउंसलिंग पति पत्नी के संबंधों को आपस में मजबूत करने वाली एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, क्योंकि विज्ञान के नियमों सिद्धांतों के को फॉलो करती है, और तो कोई तुक्का हवाई नहीं, कोई गैसदारी चीज़ें नहीं। इसके माध्यम से दंपति अपनी समस्याओं को समझते हैं कि आखिरकार कहाँ से समस्या उत्पन्न हो रही है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। संचार कम्युनिकेशन आपस में बेहतर बनाते हैं और मतभेदों को दोनों का समाधान करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि क्या होता है मैरिज काउंसलिंग ए टू जेड। अब हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको हम वैवाहिक परामर्श की प्रक्रिया कहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं कि मैरिज काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है। देखिए, जो मैरिज काउंसलिंग प्रोसेस यानी वैवाहिक परामर्श की प्रक्रिया, जैसा कि हमने शुरू में बता दिया कि यह एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। इसमें जब एक मैरिज काउंसलर अपने क्लाइंट की काउंसलिंग करता है, किसी कपल की काउंसलिंग करता है, तो वो नहीं कि ऐसे ही हवाई चीज़ों को लेकर, पूरा एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती है जिससे वो उनकी काउंसलिंग करता है। जिससे सबसे पहला है रेपट बिल्डिंग यानी कि विश्वासपूर्ण संबंध बनाना। वही हमने बताया कि सबसे पहला मैरिज काउंसलर का यह स्टेप फॉलो करता है कि जब उसके पास कोई कपल आता है तो वो पहले ही समस्याओं से ग्रस्त है, पहले वो उलझन में है, तो आते ही नहीं वो पूछेगा क्या समस्या है आपको बताइए, क्यों झगड़े कर रहे हैं, क्यों मारपीट कर रहे हैं। ऐसे नहीं करेगा, वैसे कहेगा आइए आप लोग बैठ जाइए आराम से, क्या लेंगे आप, पानी पी लीजिए, पानी लेना हो, फिर स्वागत है, हालचाल लेगा, कैसे कहाँ से आए हैं, अच्छा, फिर उसी बातचीत मतलब एकदम दोस्ती करना है। ऐसा करना है कि एकदम फुल आपसे जो है घुल मिल जाए, एकदम अपने आप को वहाँ आपके साथ जब बात करें तो कंफर्टेबल फील करें। और एक बात और, आप उन्हें ये भी विश्वास दिलाएंगे कि जब आप हमसे बात करेंगे तो आपकी बातें कहीं शेयर नहीं की जाएगी। एक बार रेपट बिल्डिंग अच्छे से हो गया तो फिर बाकी सभी स्टेप इसी पे डिपेंड करता है, तो बाकी समस्याओं के जड़ तक भी आप पहुंच जाएंगे। इसलिए रेपट बिल्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। और एक काउंसलर हो चाहे मैरिज काउंसलर हो, वो सबसे पहले इस पर सबसे ज़्यादा बिना आप जज किए उनकी बातों को सुनेंगे, बिना जज किए आप सभी चीज़ को देखेंगे। फिर दूसरा स्टेप आता है प्रॉब्लम असेसमेंट, समस्या का मूल्यांकन करेंगे कि आखिर समस्या जो उत्पन्न हो रही है तो वो उसके पीछे क्या है, रूट काज, उसके पीछे क्या, उसके समस्या के उत्पन्न होने का कारण क्या है और समस्या क्या है, किन पक्षों से है। ठीक है, क्या जो है कम्युनिकेशन गैप हो गया है, चाहे लड़ाई झगड़े मारपीट हो रहे हैं, चाहे पारिवारिक विवाद है, चाहे पालन पोषण संबंधित है, क्या कोई अन्य कारण है। तो इस पहले ये समस्या को आप आइडेंटिफाई करेंगे, समस्या को पहचानेंगे आखिर किन क्षेत्रों से समस्या है, और एक्टिव लिसनिंग के माध्यम से ध्यान से सुनेंगे, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड के माध्यम से। फिर इंफॉर्मेशन कलेक्शन, जानकारी एकत्र करेंगे उनके बारे में अच्छे से। ठीक है, यानी कि उनकी शादी हुए कितने दिन हो गई है, कितने बच्चे हैं, परिवार के साथ संयुक्त की एकांकी है, फिर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, और इसके पहले कोई मेडिकल हिस्ट्री रहा है कि नहीं रहा है, वो सब चीज़ें जो है अच्छे से आप कलेक्ट करेंगे, जिससे आप और भी ज़्यादा समस्या को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर चौथे स्टेप में गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारण आप करते हैं, यानी कि इसमें आप और जो कपल होते हैं दोनों लोग मिलके क्या है एक लक्ष्य बनाते हैं कि हाँ अब समस्या पहचान हो गया कि क्या है। वो पत्नी कह रही है कि आप जो है समय देते हैं, पति कहते हैं कि मेरे पास जो है काम धंधा है, मैं थक जाता हूँ, मैं कहाँ से समय दूँ।
ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि वही कम्युनिकेशन गैप वाला मामला हो गया है। तो अब ये जब पता चल गया तो अब दोनों लोग नरसिंहार करते हैं कि अब जो है क्या कह पति कहता है कि मैं आऊँगा तो थोड़ा आराम करने के बाद आधा घंटा बिना मोबाइल के पत्नी के साथ बात करूँगी। पत्नी भी कहती है कि मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा। मतलब एक गोल सेटिंग जो है वो करते हैं, ठीक है। फिर इंटरवेंशन में हस्तक्षेप, मतलब कि उन चीज़ समस्याओं को समाधान करने के लिए जो विभिन्न प्रकार के टेक्निक या तरीके अपनाए जाते हैं, उनको क्या है लागू किया जाता है। कि मतलब जैसे उन्होंने किया जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, आरईबीटी है, फिर उसके बाद जो है सपोर्टिव थेरेपी है, और भी कम्युनिकेशन थेरेपी है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन है, ठीक है। इन सभी टेक्निक में से एक टेक्निक लोग अपनाते हैं, और जो यहाँ पे गोल सेटिंग किया होगा कि मैं ये करेंगे, और उसको अप्लाई जीवन में किया करते हैं। कौन करते हैं? पति पत्नी करते हैं, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था। फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। फिर वो एक निर्णय पहुँचते हैं कि क्या है, हम दोनों लोग मिलकर ये चीज़ें जो है अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, और ऐसे इसको जो है हम ठीक करेंगे। फिर उसके बाद इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन किया जाता है। अब जो है एक मैरिज काउंसलर क्या होता है, मूल्यांकन करता है कि जो चीज़ें बताई गई हैं वो चीज़ें कहाँ तक उनके जीवन में काम कर रही है, उनकी लड़ाई झगड़े जो हुए हैं, और जो चीज़ें समस्या उनका समाधान हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। फिर फॉलो अप मतलब अनुवर्ती कार्य, यानी कि अब 1 महीना 2 महीना बाद के बीत जाने के बाद जो है वो फ़ोन नंबर के माध्यम से पूछता है कि आपके पीछे जो भी चीज़ें दिक्कत रही है उसमें क्या समस्या हो रही है, ठीक है। उसको फॉलो अप किया जाता है। जैसे ये देखिए इवैल्यूएशन है, फॉलो अप है। तो इसको समझिए कि जब डॉक्टर कोई रोग हुआ है, दवाई दे रहा है, ठीक है। दवाई देने के बाद 5 दिन बीत गया, 10 दिन बाद बीत गया, तो फिर आपसे पूछे कि कैसा आपको लग रहा है, कुछ आराम हुआ कि नहीं, आपकी खाँसी ठीक हुई, बुखार कैसा, दर्द। तो इसी तरीके से ये पूछा गया था। और ये फॉलो अप जो होता है कि 1 महीना बीतने के बाद जो है उनके जीवन में जो सुधार, जो प्रगति हो रही है, उसकी समीक्षा करने का प्रयास जो है वो मैरिज काउंसलर करता है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है एक मैरिज काउंसलिंग का, और इन स्टेप को फॉलो करके एक मैरिज काउंसलर अपने क्लाइंट यानी कि कपल की काउंसलिंग करता है। जैसे सबसे पहले वो विश्वास दोस्ती करता है, उसके बाद क्या है उसकी समस्या को पहचानता है, फिर उसके बाद तीसरा में इन्फॉर्मेशन कलेक्शन यानी कि उसकी समस्या से जुड़े और भी जानकारी एकत्र करता है, ठीक है। जैसे हमने बता दिया कि उससे परिवार से और सदस्य से बात करता है, या तो परिवार उसकी शादी कितने दिन की हुई, बच्चे कितने हैं, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। फिर उसके बाद गोल सेटिंग करते हैं कि मतलब अब समस्या हो गया तो हमने ये मतलब ये समस्या है तो इसमें इसको कैसे दूर किए जा सकते हैं। फिर जो यहाँ पे चीज़ें बना ली तो उसको जो है लागू करने के लिए अप्लाई करते हैं। फिर डिसीजन मेकिंग लेते हैं, निर्णय लेते हैं कि ना हाँ ये चीज़ें जो हम करेंगे। फिर उसके बाद इवैल्यूएशन यानी कि कि कैसा रहा, अब ये चीज़ें हम अप्लाई कर रहे हैं तो मेरे बिहेवियर सुधार आ रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद फॉलो अप मतलब लास्ट में पूरी तरीके से जो है एक स्वस्थ और या संतुलित वैवाहिक जीवन में वो आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं। तो इस तरह से मैंने आपको आज क्लास में जो है BA 6 सेमेस्टर साइकोलॉजी पेपर 2 काउंसलिंग साइकोलॉजी यूनिट 7 का महत्वपूर्ण टॉपिक मैरिज काउंसलिंग बारे में पूरा हमने बता दिया आपको। और इसके पहले के वीडियो में मेरे करियर काउंसलिंग क्या होता है मैंने उसके बारे में पूरा बता दिया। अब लास्ट इस यूनिट का टॉपिक है ग्रुप काउंसलिंग। अगले क्लास में ग्रुप काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। बस एक गुजारिश आप लोगों से कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो है खूब ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिए। धन्यवाद।